नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके विद एसआर सर में, आपके अपने परिवार जीके विद एसआर सर में। तो सभी को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब कैसे हैं? सब बढ़िया है। सुबह सुबह क्लास के अंदर एकदम मजे ताजे हवा के साथ क्लास लो और स्टार्ट करते हैं हम हमीर से। हमीर के हमने पढ़े थे कल जलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, ठीक है। और दरबार विद्वान के हमने पढ़ लिए थे, उसके पुस्तकें लिखनी बाकी थी। तो सबसे पहले करते हैं अपन रिवीजन। रिवीजन के अंदर हम पढ़ेंगे जलाउद्दीन खिलजी के दो चीजें हमने पढ़ी थी कल। मैं कहूंगा दोनों चीजें के अंदर क्या पढ़ा था। सबसे पहले चीज एक थी अपनी, एक मिनट जरा सा रुकना। एक था अपना जलाउद्दीन खिलजी, और मैं बात करूंगा उसके बाद जो है दूसरा था अपना अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। दोनों को साथ में पढ़ लेंगे, इतना ही पढ़ा था कल हमने। मैं बात करूंगा जलाउद्दीन खिलजी की, तो जलाउद्दीन खिलजी ने पहला आक्रमण किया था अमीर के ऊपर, ठीक है। अमीर पे रणथंभौर पे पहला आक्रमण किया था, वो किया था 1290 के अंदर, ठीक है। 1290 में आक्रमण किया तो जो खिलजी सेना थी उसने जाहिन दुर्ग पर, जाहिन दुर्ग में बता चुका हूँ जाहिन दुर्ग क्या है। जो जाहिन जाहिन दुर्ग है वो रणथंभौर रणथंभौर की चाबी कहलाता है। इस रणथंभौर की चाबी जो है जाहिन दुर्ग है, ठीक है। इस जाहिन पर क्या कर लिया उन्होंने, अधिकार कर लिया। बाद में हमीर ने जो है एक अपने सेनापति थे उनके, उनका नाम क्या था, गुरुदास सैनी। कौन थे? गुरुदास सैनी। इनके नेतृत्व में सेना भेजी और गुरुदास सैनी ने पुनः अधिकार कर लिया किस पे, जाहिन दुर्ग पे। मैं कहूंगा इसके बाद में जो जलालुद्दीन खिलजी है उसका दूसरा आक्रमण होता है, वो होता है अपने 1292 के अंदर। कब होता है? 1292 ईस्वी के अंदर। वो 90 में हुआ तो ये 92 में याद रखना, ठीक है। उसके बाद जब 1292 में युद्ध हुआ तो मैंने कहा था कि बहुत सारे प्रयासों के बाद भी जो है जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर के अंदर नहीं घुस पाया था। इसी कारण उसने एक स्टेटमेंट दिया था, और स्टेटमेंट क्या था मैं बता दूं कि उसने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को, क्या कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को अपने एक मुस्लिम सैनिक के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। वही बात हो गई, मैंने कल कहा था, पूरी कहानी बता चुका हूँ कि अंगूर खट्टे थे, तो यही कहना था। हिस्ट्री में बेइज्जती हो जाती, इसीलिए उसने ये स्टेटमेंट देके चला गया। उसके बाद आता है अपना भाई अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए मैंने कुछ कारण लिखाए थे कल कि कौन कौन से कारण रहे होंगे। तो सबसे पहला कारण जो था मैंने बता रखा है कि कॉमन रहता है सबके अंदर, जो है साम्राज्यवादी नीति। उसके बाद मैंने बताया था कि इसके कुछ भौगोलिक और सामरिक महत्व थे। तो मैंने बात की थी सबसे पहले भौगोलिक महत्व में। तो भौगोलिक महत्व में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है आपके रणथंभौर के आसपास जो आगे बढ़ते हैं अपन, रणथंभौर से थोड़ा सा इधर आते हैं साइड में, जहाँ पे जो सिरोही है, सिरोही का इधर आसपास का क्षेत्र है, वहां पे कौन सा क्षेत्र कहलाता है अपना, मालवा। और मालवा में जो है दोआब क्षेत्र थे। दोआब क्षेत्र कौन सा होता है, जो नदियों के बीच में जो जमीन होती है, जो ज्यादा उपजाऊ जमीन होती है, उसको दोआब क्षेत्र कहते हैं। और वहां से जो है ज्यादा से ज्यादा कर मिलता है, क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा फसलें होती है, वहां से जो है ज्यादा से ज्यादा कमाई होती है। और जब कमाई होगी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने को उसको पैसे मिलेंगे। तो वहां से जो है आर्थिक दृष्टि से कौन था, मालवा जो प्रदेश है वो इंपॉर्टेंट था अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ठीक है। उसके बाद में बोलूं कि जो इधर से अपने बंदरगाह पड़ते थे, ठीक है, अपने जो पालनपुर है जिसको अभी पगलापुर कहते हैं, ठीक है, वहां पे थे अपने। उससे आगे थोड़े जाएंगे तो यहाँ पे बंदरगाह पड़ते हैं। तो वहां से भी जो है थोड़े जो इम्पोर्टेंट कर जो है और बाकी टैक्स है वो भी उपलब्ध होते थे किसको, जो भी यहाँ पे राज करता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता था। अभी देखो, आप बोलोगे इसका रणथंभौर से क्या कनेक्शन है, तो मैं बता चुका हूँ। जो नए जुड़े हैं उनको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। जो बीच में जो है यहाँ पे दिल्ली है, और यहाँ पे मालवा प्रदेश है, और यहाँ पे जो है पालनपुर है, और यहाँ पर जो है मालवा बंदरगाह है। तो यहाँ से जाने के लिए जो रास्ते पड़ते थे, यहाँ पे बीच में जो ये चौहान थे, इनके जो मैं कहूंगा चौहानों के जो ये रियासतें थी वो पड़ती थी। अब यहाँ से जाने के लिए जो चौहानों की रियासतें थी, गुहिलों की ये रियासतें थी, यहाँ से जब ये गुजरते थे तो या तो इनको आते टाइम लूट लेते थे, अगर लूटते नहीं तो इनसे टैक्स मांगते थे कि अगर तुमको इधर से जाना है तो टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी तो टैक्स देने के बावजूद भी इनको जाने नहीं दिया जाता था कि भाई हमारी मर्जी है, हम हमारे से रियासत में जाने दे या नहीं जाने दे। तो इनके लिए यह भी जीतना जरूरी था। दूसरी बात यह है कि भाई साहब जलाउद्दीन खिलजी जो है 2 बार लाडू लेके गया था, उसका बदला भी लेना था। तो तीसरा कारण था जलाउद्दीन खिलजी की हार का बदला। अगर मैं चौथे
कारण की बात करूंगा तो हमीर की बढ़ती हुई ताकतें। मैंने बात की थी दिग्विजय नीति की, तो दिग्विजय नीति के अंदर मैंने पढ़ा था बहुत बड़े बड़े राजाओं का राया था, तो कभी भाई का मूड फिर जाए तो दिल्ली पे भी आक्रमण कर सकता है ना। तो इसीलिए जो हमीर की बढ़ती हुई ताकतें थी वो भी बड़ा कारण थी रणथंभौर पे आक्रमण करने का। जो अगला मैंने कारण बताया था आपको, सबसे बड़ा जो कारण था वो मैंने बताया था कि इन्होंने जो है अपने जलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी है, उसके दो सेनापति थे, उनका क्या नाम था? एक का नाम था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के हबरू, दोनों भाई थे, ठीक है। इनको शरण दे दी थी और ये क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति थे। कौन थे? विद्रोही सेनापति। विद्रोही सेनापति कैसे? दो मैंने कहानी सुनाई थी, एक तो कौन सी अपने जमुना बेगम वाली कहानी सुनाई थी मैंने कि जमुना बेगम, और एक कौन सी सुनाई थी जब ये वो गुजरात अभियान से लौट रहे थे, जब जो भी सोना वोना था इनका खजाना था वो इन दोनों ने लूट लिया था, ठीक है। इसी कारण इनको विद्रोही करार दे दिया गया था। और वो सारी कहानी जो है हम कल बात कर सके हैं, कल वाली क्लास जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद जो मैंने एक बात लिखवाई थी कि हमीर ने मोहम्मद शाह को जो जांगला की उपाधि दी, इससे रिलेटेड नहीं है कारण के अंदर, लेकिन उपाधि दी थी, ठीक है। ये भी छोटी सी बात मैंने वापस आपको बता दी है। उसके बाद मैंने कहा कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने 3 सेनापतियों के नेतृत्व में सेना भेजी थी। कौन कौन थे वो, उसकी बात की थी मैंने। एक तो था उलुग खां, पहला था उलुग खां, दूसरा था नुसरत खां, और तीसरा जो सेनापति था उसका नाम था अल्प खां। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि ये इनके अलाउद्दीन खिलजी की सेना के अंदर 4 सेनापति ऐसे थे जिनकी वजह से ही ये इतना बड़ा बादशाह बन पाया, इतने सारी जो है जगह जीत पाया, गढ़ जीत पाया, जो भी किले विजय किए, जितने भी उसने अभियान किए, वो सारे सारे 4 सेनापतियों की वजह से कर पाया। और चौथा सेनापति का मैंने आपको नाम बताया था, क्या था उसका नाम? जफर खान। ये 4 सेनापति थे, ऐसा माना जाता था यही 4 सेनापति थे जिनकी वजह से इतने विजयी मतलब की रथ चला इसका, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि इन तीनों के नेतृत्व में सेना भेजी, इन तीनों ने वापस से क्या किया? जहांगीर पे आक्रमण किया और उसको जीत लिया, और उसका नाम बदल के क्या कर दिया? नौ शहर कर दिया। उसके बाद जो है अपने हमीर ने, कौन? हमीर ने 2 जनों के नेतृत्व में सेना भेजी थी, एक का नाम था धर्म सिंह और एक का नाम था भीम सिंह। इन दोनों के नेतृत्व में अपने हमीर ने भेजी सेना। सेना भेजने के बाद इन दोनों ने क्या हुआ कि खिलजी सेना को पीछे हटने में मजबूर कर दिया, ठीक है। और वापस जो है जहांगीर पे आक्रमण कर दिया, उसको पुनः स्वतंत्र कर दिया, जिस प्रकार से गुरुदास सैनी ने किया था। और ये वापस लौट रहे थे, और लौटते समय क्या हुआ? हिंदू वाट, जो हिंदू वाट की घाटियां हैं, हिंदू वाटी उसको बोलते हैं, हिंदू घाटी नहीं बोलते, ठीक है, हिंदू वाट, हिंदू वाटी की घाटियां होती है, हिंदू घाट की घाटियां। वहां पे लौटते समय क्या है कि भीम सिंह जो है एक छोटी सी टुकड़ी लेके पीछे चल रहा था, और धर्म सिंह जो है पूरी सेना के साथ आगे चल रहा था। भीम सिंह पे जो है ये जो खिलजी सेना है वो धोखे से आक्रमण करती है, जिसके अंदर भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जो है हमीर इससे नाराज हो जाता है, किससे? धर्म सिंह की, आपकी वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से भीम सिंह की मृत्यु हुई है। तो उनको जो है धर्म सिंह को सेनापति से हटा दिया, और धर्म सिंह की जगह सेनापति बनाया अपने भोज को। किसको? भोज को सेनापति बनाया। तो थोड़े दिन में इसके डॉन दिख गए, तो वापस इसको हटा के किसको बना दिया? धर्म सिंह को। अब ईगो हट तो धर्म सिंह का भी हुआ था, लेकिन धर्म सिंह को वापस बना दिया, और भोज सिंह को वापस बनाया नहीं। तो भोज सिंह किसकी शरण में चला गया? अपने अलाउद्दीन खिलजी के शरण के अंदर। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने वापस सेना भेजी थी, दूसरी सेना भेजी थी। अब मैं बात करूं दूसरी सेना भेजी थी किसकी, इसका नेतृत्व में? उल्लू खां और नुसरत खां की। उल्लू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में वापस सेना भेजी। वापस जब सेना भेजी तो ये दोनों क्या थे? किले को तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, बाहुबली टाइप। जब इन्होंने वो भाटे फेंके थे, मैंने बताया थी, गिलोल बना के, गोपन टाइप बना के, बड़ी गोपन का बड़ा रूप दिया इन्होंने, और उस पे किले पे आक्रमण किया। तो जो बड़े पत्थर फेंके थे उनमें से एक पत्थर आके नुसरत खां को दबा दिया उसने भाई, तो नुसरत खां से लड़ गया। उसके बाद जो है उलुग खां का साथ देने के लिए कौन आया? स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने जो है अमीर को क्या भेजा? एक पत्र भेजा कि हम संधि कर लेते हैं। और संधि करने के लिए जब एक पत्र भेजा तो उसकी तरफ से, अमीर का तो था मौन व्रत, उसकी तरफ से 2 जने आए थे। क्या नाम था उनका? एक का नाम था रतिपाल और एक का नाम था रणमल। मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी, दोनों ने विश्वासघात किया, जिसके कारण क्या हुआ? राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ। क्या हुआ? राजस्थान का प्रथम शाखा। सारी की सारी कहानी जो है इंटरेस्टिंग कहानी थी, वो मैंने कल सुना दी थी, रतिपाल और रणमल वाली, ठीक है। वापस जाके आप क्लास देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा राजस्थान का प्रथम शाखा। 2 टर्म्स होती है इसकी, मैंने कहा था, एक तो जोहर होता है और एक होता है केसरिया। तो केसरिया कौन करेगा? केसरिया करेगा अपना
हमीर, और जो ज्वर है वो करेगी रंग देवी। रंग देवी कौन थी? हमीर की पत्नी। मैंने कहा था हमीर की एक बेटी थी देवल देवी, उसने जो है पद्म तालाब में कूद के जल जौहर कर लिया था। जल में कूदने के कारण उसे जल जौहर कहा जाता है। उसके बाद मैंने कहा था कि ये जो आक्रमण है इनकी जानकारी जो है हमीर खुसरो की पुस्तकें हैं, कौन सी दो पुस्तकें हैं, एक तो मुफ्त उल फतू और एक जो है अपने खजाइन उल फतू। जो मुफ्त उल फतू है उससे जो है जलाउद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है, और जो खजाइन उल फतू है उससे जानकारी मिलती है अपन को अलाउद्दीन खिलजी की। उसके बाद मैंने बात कही थी कि 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अपना जो है अधिकार कर लिया था, और जो इस रणथंभौर की जो जिम्मेदारी है वो उल्लुक खां को दी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके मैंने बात कहा कि रणमल और रतिपाल जब राजा बनने के लिए वापस आए तो उन दोनों की हत्या कर दी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थी कि हमीर की दो एक पुस्तक थी, कौन, क्या नाम था उसका? श्रृंगार हार। क्या नाम था? श्रृंगार हार। ये पुस्तक की किसकी? अपने हमीर की। उसके बाद मैंने बात की थी आपसे कि इसके दरबारी विद्वानों के बारे में। तो दरबारी विद्वान में दो थे, मैंने अपने पढ़े थे दरबारी विद्वानों के अंदर। एक तो था राघव देव, जो कौन था? हमीर का गुरु। और जो दूसरा था वो था बीजादित्य या बीजादिव्य भी लगते हैं कई किताबें, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी मिले आपको वो हमीर का दरबारी विद्वान ही था। अब आगे हमको जो पढ़ना था वो थी हमीर से जुड़ी हुई अन्य पुस्तकें। वो कल लिखने वाले थे लेकिन 20 मिनट ज्यादा हो गए थे ऑलरेडी, तो 2.5 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास हो जाती, या हो सकता है 1:40 की हो जाती, इसलिए हमने उसको वहीं पे रोक दिया था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमीर की अन्य पुस्तकें, नाडोल के चौहान और जालोर के चौहान स्टार्ट करके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार फिर से रीडिंग मार लो, इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रीडिंग मार लो एक बार फटाफट 2 मिनट में। ठीक है, रीडिंग वीडिंग मार ली होगी। इससे आगे हमको लिखनी है उसकी पुस्तकें, किसकी? हमीर से जुड़ी हुई अन्य पुस्तकें। हेडिंग डालो, हमीर से जुड़ी हुई अन्य पुस्तकें। सबसे पहली पुस्तक आती है हमीर बंधन। उसके लेखक हैं अमृत कैलाश। लिखो पहली पुस्तक का नाम, इधर लिखो, पहले तो लेखक लिख लो, डायरेक्ट हेडिंग डाल ली होगी। अमृत कैलाश, इनकी पुस्तक थी हमीर बंधन। जो दूसरे कवि आते हैं उनका नाम है भांडव व्यास, और उनका जो उनकी पुस्तक है उसका नाम है हमीरायण। एक और कवि आते हैं उनका नाम है चंद्रशेखर, और इनकी पुस्तक है हमीर हट। इसके अंदर एक नीचे एक लाइन लिख लेना कि जो चंद्रशेखर है वो बूंदी के राजा सुरजन हाड़ा के दरबारी विद्वान थे, ठीक है। नीचे स्टार स्टार लगा के कुछ लिख लेना।
उसके बाद आता है अपना सारंगधर। इसकी पुस्तक थी हमीर रासो। अब कुछ कहेंगे कि हमीर रासो तो जोधराज की भी पुस्तक थी, तो यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ने लिखी थी अलग अलग। जोधराज ने भी लिखी थी हमीर रासो। एक और कवि आते हैं, लेखक मान लो, कवि मान लो, नाम है नयन चंद्र सूरी। इनकी पुस्तक है हमीर महाकाव्य। तो ये हमीर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, किताबें हैं, ठीक है। इसके अलावा भी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यही एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमीर हट, और ये पूछ लिया जाता है जो चंद्रशेखर है वो किसके दरबारी विद्वान थे, ये जो मैंने लिखवाई है इंपॉर्टेंट चीज है। शायद पिछले जो सीईटी एग्जाम में आया भी था, शायद 12th लेवल में आया था या फिर आया था अपने ग्रेजुएशन वाले के अंदर, इन दोनों में से एक में आया था। लिख लो। इसके आगे स्टार्ट करेंगे हम नाडोल के चौहान। लिख ली होगी, साथ साथ ही लिखना था। न लिखा हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि लिखने में इजी होगा बाद में। और अगर साथ में नोट्स बना रहे हो तो सबसे बोलते हैं कि सोने पे सुहागा। हेडिंग डालो। अब यहाँ पे जो रणथंभौर के चौहान है वो अपने हो चुके हैं पूरे। इसके बाद में शुरू होते हैं नाडोल के चौहान। हेडिंग डाल लो नाडोल के चौहान। सबसे पहले जल्दी से कमेंट करके बता दो, नाडोल के चौहानों के अंदर जो नाडोल सागा है वहां पे स्थापना किसने की थी। अपन ने पहले बढ़ा रखी है एक सारणी, जिसके अंदर बता रखा है कब स्थापना हुई, किसने की, और शाखाएं कितनी थी उसकी भी चर्चा हमने कर रखी है। दिक्कत तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। तब तक चाय बढ़ता हूँ मैं, तब तक जल्दी से बता दो। हेडिंग डाल के सबसे पहले लिख लेना लक्ष्मण सिंह, इसी ने की थी स्थापना। आप तो पता नहीं कब बताओगे। ठीक है, हेडिंग डाल लो नाडोल के चौहान। अच्छा, नाडोल का पुराना नाम जो है वो कमेंट कर दो, कुछ करो ना करो, जो कि सोमेश्वर के बिजोली अभिलेख से मिलता है, इतना बता देता हूँ बस। अब जाके देख के बताओ या कुछ ही बताओ। इसके अंदर आएगा सबसे पहले अपना लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह कौन था, पता है सबको, किसका संस्थापक। नाडोल के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी, तो मैं कहूंगा नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। तो आप बोलोगे ये मोटा काम नहीं है, इसके अलावा कोई मोटा काम किया गया इसने, तो मैं कहूंगा इसके अलावा जो एक मोटा काम किया इसने वो था कि इसने जो है अपनी कुल देवी आशापुरा माता थी, उसका नाडोल में मंदिर बनवाया था। ठीक है, ये चीज लिख लो। अपनी कुल देवी, अपनी कुल देवी आशापुरा माता का नाडोल में मंदिर बनवाया। ठीक है, नाडोल में मंदिर बनवाया। अब कुछ लोगों की कीड़ा जागेगा, ठीक है, जीव जीव दोरा दोरा होने लगेगा कि भाई साहब आपने तो लिखाया था कि आशापुरा माता का मंदिर तो गुजरात भड़ोच में, तो वो तो विग्रहराज था। ठीक है, विग्रहराज ने कराया था, और भड़ोच गुजरात में। ठीक है, मूलराज प्रथम को जब हरा के आ रहा था तो उसमें मन में जज गए कि याद कैसे रखेंगे लोग। ठीक है, क्या पता मूलराज
प्रथम को हराने के साक्ष्य मिले ना मिले, मंदिर तो बनवाते चले ताकि पता तो चल जाए कि मंदिर तो बनवाया कम से कम, इसका मतलब कुछ करने तो आया था इधर। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसने कुलदेवी का मंदिर नाडोल में बनवाया, और विग्रहराज सेकंड ने कहा बनवाया था, भरडोज गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये लिख लो यहाँ पे। देखो यहाँ से जो एक दो राजा आएंगे इसके बाद आएगा, जैसे कि अहिल आएगा, अल्हण आएगा, ठीक है, जो भी आएंगे एक आधे, उनके बारे में समझाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वो इतने छोटे राजा है कि ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर 1% बनेगा, ज्यादा से ज्यादा अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो 1% बनेगा, उसके अलावा कोई भी पर्सन नहीं बनने वाला है। तो इसके अंदर लिख लो जल्दी से। लिख लिया होगा। इसके बाद में जो है, इसके बाद में आता है अपना, मैं बता दिया मैंने अभी, अहिल आया। कौन आया? अहिल। अब देखो ये स्थापना तो की कब की, यहाँ पे भी ये भी लिख लेना, लक्ष्मण सिंह ने स्थापना जो की वो कब ली, अगर जगह बच गई हो तो, अब 960 ईस्वी में। ठीक है, और बता दो क्योंकि सर ने तो बताया नहीं, वैसे अपन ने जो है वो सारणी जो टेबल थी उसके अंदर मेंशन कर रखा है। ठीक है, 950 में आया था, ये किसका बेटा था? वागपति राज का, जो कि 108 युद्धों का विजेता था। बीच बीच में रिवीजन होता रहना चाहिए ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है, वरना थाना फोर रिवीजन कैसे होगा, 7वां रिवीजन होगा कैसे? ठीक है, ऐसे ही तो होगा। ठीक है, बीच बीच में चीजें पढ़ते रहेंगे ताकि जो है कहानियां जुड़ती रहेगी, और जाके जब जाके आप रिवीजन करोगे तभी कहानियां जुड़ेगी। वरना आपने आज पढ़ा, आज वाला रिवीजन आज कर लिया, लेकिन आपने 2 दिन रिवीजन नहीं किया, फिर तीसरे दिन आपने रिवीजन करे तो कड़ियां जुड़ेगी कैसे? कड़ियां ऐसे ही तो जुड़ेगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ हर रोज रिवीजन कराने की। रिवीजन क्यों करवाता हूँ? कि जो पिछली वाली क्लास है उसकी कड़ी आज से जुड़ सके। भाई मान लो कोई बच्चा अगर नया जुड़ा है, अगर मान लो पुराने भी है, उन्होंने रिवीजन नहीं कराया, तो वो तो भूल चुके होंगे कल वाली बात। ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ भूलोगे नहीं आप, वैसे तो याद ही रहेगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, कुछ बच्चे होते हैं डिट, लेकिन मैंने भी कसम खा रखी है, देखो याद तो करवाएंगे। ठीक है, बाकी फिर आपकी मर्जी, अगर आप याद करना चाहोगे तो मैं आपको जरूर याद करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में बात करूं अहिल की, तो जो अपना अहिल है, ये इसने हराया था अपना भीम सिंह सेकंड, भीम सिंह प्रथम को। ठीक है, इसने भीम सिंह प्रथम को हराया था। भीम सिंह प्रथम कौन था? वो था गुजरात का, गुजरात का चालुक्य शासक था। कौन? भीम सिंह। इसको हराया था। इसके अलावा इसकी क्या जानकारी मिलती है, तो एक और लाइन आती है इसके अंदर कि इसने जो गजनवी था ना, मोहम्मद गजनवी, उसने सोमनाथ मंदिर लूटा था। तो जब मंदिर लूटा था ना, तब उसके आक्रमण का सामना किया था। जीता नहीं था ये, लेकिन उसके आक्रमण का सामना किया था। तो वो बात भी कहीं एग्जाम में पूछ न ले, इसलिए लिख लो यहाँ पर मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण का सामना सामना किया था। ये चीज भी यहाँ पे मेंशन कर लो। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है अपना अल्हड़। ठीक है, कौन आता है? अल्हड़। अल्हड़ की कोई बेसिकली बात है नहीं, लेकिन हम एक लाइन लिख लेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब तक कि अल्हड़ भी अटका रहे बीच में कि हाँ ऐसा भी एक था। ठीक है, कोई था, कोई तो था। तो इसका जो, इसका पुत्र, इसका पुत्र कीर्तिपाल जालोर चला गया। इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, इसका पुत्र जो कीर्तिपाल था वो जालोर चला गया, इतनी सी बात ध्यान रखनी, लिख लो यहां तक। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे कीर्तिपाल। और यहाँ पे जो है नाडोल के चौहान भी खत्म हो जाते हैं। नाडोल के चौहान जो आपने अभी तक देखा है, इतने ही नाडोल के चौहान है, इससे आगे कुछ नहीं है। इससे आगे हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान। जालोर लिखा रखा ना, जालोर गया है, तो जालोर के चौहान ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। जालोर के चौहान स्टार्ट करेंगे, ऑलमोस्ट 25 एक मिनट की क्लास होगी, 25 एक मिनट और की हो रहे, तब तक हम जो बाकी राजा है उनको पढ़ लेंगे जालोर वाले। किले तक पहुंच जाएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, नो टेंशन रहो, जब तक आपका दोस्त भाई सर जो आपके सामने खड़े हैं, तो नो टेंशन रहो। ठीक है, और यहां तक अगर पहुंच गया हो ना वीडियो के अंदर 25 मिनट तक,
तो इसका मतलब आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। अगर यहाँ तक नहीं पहुंचे तो पढ़ना नहीं चाहते हो आप। जो नहीं पहुंचे वो देख भी नहीं रहे होंगे। अब अगर कोई सोच रहा है कि एग्जिट करने की, तो भाई ना करे, क्योंकि वीडियो को पूरा देखें, और यहाँ तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। आज जो है 800 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसकी इसके लिए थैंक यू फिर। लेकिन आगे बढ़ाए इस अभियान को, अपना भी एक अभियान ही चल रहा है एक तरह से। फिलहाल तो 10K के लिए है, बाद में देखेंगे जो कहानी होगी जैसी भी होगी। हेडिंग डाल दो अब, जालोर के चौहान। हेडिंग डाल लो, जालोर के चौहान। हेडिंग डालो। जालोर के चौहान। देखो मैं ट्राई करूंगा कि एक दिन क्या करूंगा, जो चौहान है जब चौहान खत्म हो जाएंगे उसी दिन ट्राई करूंगा, या फिर मैं जब ट्राई करूंगा जब अपना हिस्ट्री का जो सारा सारा सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा तब, ठीक है। मैं क्या करूंगा, जैसे कि एक राजवंश है, चौहान राजवंश है, उसका पूरा का पूरा विस्तृत विस्तृत रूप जो है, मान लो कि विस्तृत से उस विस्तृत रूप का संक्षिप्त, यानी कि पूरा जो चौहान वंश है वो एक 1.5 घंटे की क्लास के आसपास या 2 घंटे क्लास में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। उससे होगा क्या कि आपका एक तरह से वापस रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसा मत समझना कि भाई मैं आप उस क्लास को देख के, या सिर्फ उसी क्लास को, जैसे कि मान लो कि बाकी वालों की क्लास को नहीं देखो, मैं जैसे जैसे चौहान पढ़ा हूँ, मेवाड़ पढ़ा हूँ, तो उनकी वो बड़ी वाली क्लास देख लो, बाकी ना देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए ही होगी, ठीक है। मैं बात करूं जालोर के चौहान, तो मैंने अभी बताया था कि कौन चला गया था जालोर, तो मैं बात करूंगा कीर्तिपाल की। कौन था? कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल। जहां मैं कीर्तिपाल की बात करूं, तो यहाँ से स्थापना, जालोर की स्थापना करवाने से पहले मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा आपको कीर्तिपाल के बारे में। क्या बताना चाहूंगा, जो कीर्तिपाल है वो एक चित्तौड़ का सामंत था। कौन था? चित्तौड़ का, चित्तौड़ के सामंत, चित्तौड़ के सामंत नहीं, चित्तौड़ का सामंत सिंह नाम का एक राजा था, ठीक है। चित्तौड़ के सामंत सिंह को हराया तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। सामंत सिंह को हराया तो जो हराया, लेकिन चित्तौड़ के ऊपर अधिकार भी कर लिया कि यहाँ से चित्तौड़ अपना ही है, ठीक है, समझ लिया। उसके बाद में बात करूं तो एक युद्ध हुआ था, काइंद्रा का युद्ध। मैंने कब पढ़ाया था ये? काइंद्रा का युद्ध पढ़ाया था ना मैंने, याद करो कब पढ़ाया, ठीक है। जल्दी से याद करके बताओ कब पढ़ाया था ये। मैंने पढ़ाया था, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा रहा था, मोहम्मद गोरी पढ़ा रहा था मैं, कि मोहम्मद गोरी ने गुजरात के अंदर जो घुसने की कोशिश की थी, उस समय नायिका देवी नाम, मैंने अगर आपको लिया हो वहां पे तो आपको याद आ रहा होगा कहां पे, वो वही था, ठीक है, वहीं पे अपन जब पृथ्वीराज तृतीय पढ़ रहे थे, ठीक है, वहां पे पढ़ा था हमने, जो मोहम्मद गोरी के आक्रमण थे। तो यहाँ पे एक को युद्ध लड़ा इसने, वो था कायंद्रा का युद्ध। कायंद्रा का युद्ध। और ये युद्ध कब लड़ा इसने? तो ये युद्ध मैं कहूंगा 1178 में। कब लड़ा? और ये जो सामंत सिंह को हराया था वो हराया था 1177 में। ये भी याद रख लेना, ठीक है। 1178 के अंदर कायंद्रा का युद्ध लड़ा था। तो मैं बात करूंगा क्या लक्ष्मण सिंह ने लड़ा, तो मैं कहूँ क्या कीर्तिपाल ने लड़ा, ठीक है। तो कीर्तिपाल ने नहीं लड़ा, लेकिन कीर्तिपाल ने साथ दिया था। मैं बात करूंगा किस किस के बीच युद्ध हुआ, तो मैं बात करूंगा सबसे पहले तो एक तो मोहम्मद गोरी था, ठीक है। दूसरी तरफ से जो था इसके सामने, वो था अपना मूलराज सेकंड। कौन था? मूलराज सेकंड। मैंने आपको एक नाम बताया हो, अगर विग्र राज के समय, ठीक है, या अर्णो राज के समय एक नाम बताया था मैंने, क्या था वो नाम? कुमारपाल चालुक्य। जो कुमारपाल चालुक्य था उसका बेटा था अजयपाल। कौन था? अजयपाल। और अजयपाल का जो बेटा था
अजयपाल की जल्दी ही मृत्यु हो गई थी अपने शासनकाल के अंदर। तो जो मूलराज था वो मूलराज जो है राजा बन गया था, ठीक है, छोटी सी उम्र के अंदर। तो अब मूलराज सेकंड तो छोटा है, तो वो तो युद्ध लड़ नहीं सकता, तो उसकी जगह कौन लड़ेगी? तो उसकी एक माता थी, एक माता थी लेकिन उसकी माता थी कौन? नायिका देवी। नायिका देवी। नायिका देवी। इस नायिका देवी ने जो है मूलराज सेकंड की तरफ से युद्ध लड़ा था। और नायिका देवी अकेली नहीं लड़ी थी, ठीक है, इसके साथ एक जना और लड़ा था, एक जना दो तीन जने और लड़े थे। अब उसमें से जो मेन काम किया था वो उसने किया था अपने, एक तो कीर्तिपाल ने, और एक और राजा था, वो था आबू के राजा धारावर्ष परमार। देखो धारावर्ष परमार अब लड़ रहा है, देखो ऐसा मत समझना कि धारावर्ष जो परमार है वो छोटा मोटा राजा रहा होगा, बहुत बड़ा राजा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जब मोहम्मद गौरी जो था, मैंने कहा था कि जो ये अपना भारत है, ठीक है, इधर मान लो ये भारत आ रहा है, अब इधर ये राजस्थान है, ठीक है, ये पूरा राजस्थान है अपना, और इधर आता था नीचे गुजरात। इसने क्या है, मैंने बताया था आपको, तीन दर्रे थे जहां से सिर्फ भारत में आक्रमण हो सकता था, विदेशी आक्रमण कर सकते थे, वो इन तीन दरों से कर सकते थे। तो दो तो है वो पंजाब में खुलते थे और ये गुजरात में खुलता था। तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले जो यहाँ से गजनवी से आया था ये, और यहाँ पे जो गुजरात के अंदर घुसने की कोशिश की थी, और यहीं पे था अपना गुजरात, और गुजरात के अंदर ये थे अपने चालुक्य। चालुक्य थे, तो यहाँ पे अपना मूलराज सेकंड था उस समय। कौन था? मूलराज सेकंड। अब मूलराज सेकंड का बता चुका हूं मैं, छोटी उम्र थी, तो इसकी जगह कौन लड़ी थी? नायिका देवी। अब नायिका देवी ने लड़ने का निर्णय तो लिया, लेकिन क्या अकेली एक औरत क्या लड़ सकती है? भले उसके पास सेना हो, लेकिन क्या लड़ सकती है वो? जैसे रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, लेकिन क्या जीती? वो नहीं जीत पाई। क्यों? क्योंकि देखो अकेली नहीं जीत सकती। देखो अकेला राजा, एक आदमी राजा हो, वो भी नहीं जीत सकता इतनी बड़ी सेना से, तो एक औरत है ये, तो ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा, नायिका देवी ने कहा आसपास के राजाओं को, तुम्हारा जमीर मर गया रे, कि एक विदेशी अपने धरती पे जमीन पे आक्रमण करने आ रहा है और तुम चुपचाप बैठे हो। तो तब जाके है ना, धारावर्ष जो आबू के परमार थे, ठीक है, उसमें से एक धारावर्ष उस समय का शासक था, उसने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। धारावर्ष शासक जो है उस समय का अच्छा खासा राजा था, मतलब अच्छी खासी उसकी रेपुटेशन थी उस समय। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा कहते थे कि जो अपना धारावर्ष है वो एक साथ तीन पार्टों को छेद कर देता था। कैसे? जब वो धनुष से तीर चलाता था किसी पार्टों के ऊपर, तो तीन पार्टों, पार्टे समझते हो ना, भैंस का जो धनी होता है वो, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या करता था, एक साथ तीनों को छेदित कर देता था, उसके अंदर से आरम पार कर देता था, ठीक है। तो सोच लो कितना मतलब कि ताकतवर तो रहा ही होगा। उसके बाद में बात करूं वो साथ किसने दिया, तो एक अपना था कीर्तिपाल, तो था ही यार, तभी तो हम पढ़ रहे हैं इसको। और इसके अलावा जो कीर्तिपाल का एक भाई था, किलहन का अलहन का बेटा, या कीर्तिपाल का भाई अलहन। कौन था? किलहन, कलहन था, ठीक है, सॉरी, कलहन था, ठीक है। इन दोनों ने भी इनका साथ दिया था, ठीक है। कुल मिलाकर ये जो चार पांच जने होके इन्होंने फुटबॉल बनाई थी मोहम्मद गौरी की। मैं बात करता हूं कि 1178 के अंदर आक्रमण कर रहा है मोहम्मद गौरी, और जो इसका सेनापति था उसने किया था वापस गुजरात की तरफ मुंह करके, उसने देखा था तो 1206 ईस्वी के अंदर। मैं कहता हूं भाई कि ये 22 ये 6 28 साल तक मोहम्मद गौरी ने गुजरात की तरफ देखा ही नहीं। तो सोचो कितनी भूंडी फुटबॉल बनाई होगी मोहम्मद गौरी की, कि भाई देखने की भी वो जरूरत नहीं कर रहा है वापस। और उसके बाद में भी अपने मोहम्मद गौरी का जीव नहीं माना। उसका जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो लड़ने आया मोहम्मद गौरी का, तो उसने तो सोचा ही नहीं कि भाई उधर तो जाऊंगा ही नहीं मैं, कुछ भी हो जाए। सेनापति को भेजा कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, वो नहीं आया 1206 ईस्वी के अंदर भी वापस, जब गुजरात अभियान भी हुआ था, ठीक है। तो मैं बात करूंगा कि नायिका देवी आबू के राजा धारावर्ष परमार और कीर्तिपाल और किलन ने हरा दिया। अब यहाँ पे तो इतना ही लिखते हैं कि ये हार गया था, ठीक है। कौन हार गया था? मोहम्मद गौरी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा एक स्त्री, सोचो उस समय, आज तो किसको मॉडल मानते हैं, जो छोरी होती है वो किसको मॉडल मानते हैं? अपने ऐश्वर्या राय हो गई, दीपिका पादुकोण हो गई, ये जो सारी अभिनेत्री हैं उनको अपना रोल मॉडल मानती, ठीक है। लेकिन उस समय अपन को रोल मॉडल जो है किसको मानना चाहिए? नायिका देवी को, कर्पूरी देवी को, जो किसकी समीक्षक थी, पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय है उनकी। आपको रानी लक्ष्मीबाई को मानना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप किसको मानते हो? मैं तो कहूँ भला हो कि उर्फी जावेद को नहीं मानते रोल मॉडल, वरना तो भाई अभी तक तो इज्जत रख रखी है थोड़ी बहुत की, उर्फी जावेद को नहीं मानते।
लेकिन फिर भी आपको मानना किनको चाहिए, इनको मानना चाहिए, क्योंकि ये किस तरह से लड़ी, इनसे कुछ सीखना चाहिए। जो ये मान लो कि कहीं पे रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, ठीक है, तो वो होंगे नहीं फिर। क्यों? क्योंकि जब महिला इतनी सशक्त हो जाएगी, अपनी सुरक्षा खुद कर पाएगी, तो ऐसे काम होंगे ही नहीं, ठीक है। अभी बताओ कि मतलब कि एक पुरुष जो है वो ताकतवर होता है, इसीलिए उसके साथ हादसे कम होते, देखो होते पुरुषों के साथ भी, लेकिन ऐसे नहीं होते, ठीक है। तो जब महिला भी सशक्त हो जाएगी, ठीक है, एकदम मजबूत हो जाएगी, तो उसके साथ भी ये घटनाएं जो है कम होती जाएगी। मैंने ऐसा नहीं कह रहा कि एक दिन के अंदर ही सारी सारी खत्म हो जाएगी, लेकिन कम होती जाएगी। एक दिन हो सकता है कि पूरी खत्म भी हो जाए, ठीक है। तो अपन वापस लाता हूँ इस टॉपिक को आपके ऊपर खींच के, आप थोड़ी दूर चले होंगे तो वापस दिमाग को लाइए यहाँ पर, ठीक है। मैं बात करूंगा, ये युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर कौन हारा? मोहम्मद गौरी और जीता, नायिका देवी और ये। तो यहाँ तक लिख लो, इसके अंदर साथ दिया था, उसके आगे हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक देखो, ये कीर्तिपाल और कल्याण लिख लो ना, यहाँ पे डैश लगा के प्लस, और ये लड़े थे, ठीक है, कीर्तिपाल। इसके बाद में हम स्थापना कर देंगे किसकी? जालोर के अंदर चौहान वंश की, ठीक है। लिखो यहाँ तक, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखना है अपन को, कि चित्तौड़ के सामंत सिंह को हराया तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। कब किया? तो 1177 ईस्वी में लिखना था तो लिख लेना। उसके बाद काइंद्रा का युद्ध, काइंद्रा का युद्ध लड़ा। कब लड़ा? काइंद्रा का युद्ध 77 में लड़ा, यहाँ पे लड़ा लिख लेना। और भी, ठीक है, कंप्लीट कर लो सेंटेंस को। उसके बाद मोहम्मद गौरी और मूलराज सेकंड के बीच में हुआ। इसकी संरक्षिका थी कौन? नायिका देवी। उसने लड़ा, और उसके साथ कौन लड़ा था? उसकी सहायता की थी आबू के राजा धारावर परमार ने और कीर्तिपाल और कलहण ने, ठीक है। उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी की इसमें हार हुई थी, ये हार लिखना डायरेक्ट। ये जो है अपना डायग्राम जैसा है वैसा का वैसा बना लेना, ठीक है। जल्दी से बढ़ाओ, पानी पीता हूं मैं तब तक। लिख लिया? लिखा? जल्दी से लिख लो, नहीं लिखा दो। कीर्तिपाल को हटाने की जरूरत नहीं, कीर्तिपाल तो रहना दो। अब करवाते हैं इससे जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना, ठीक है। लिखो आगे, ठीक है, लिखना। ये नहीं चल रहा। हाँ तो लिखो आगे हम। जालोर में 1181 ईस्वी में की थी, ठीक। 1181, जालोर में 1181 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की, ठीक है। मैं बात करूंगा कीर्तिपाल की, तो कीर्तिपाल ने क्या किया था? जालोर में 1181 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। इसके अलावा एक शाखा का संस्थापक इसे कहा जाता है, तो मैं कहूंगा किस, कौन सी शाखा है? तो मैं कहूंगा सोनगरा शाखा का संस्थापक, सोनगरा शाखा का संस्थापक। तो मैं बात करूंगा, आप बोलोगे कि सोनगरा शाखा क्या मतलब है? देखो, है तो ये चौहान, ठीक है, लेकिन जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मैं आपने बात की थी, मैंने आपको लिखवाया था लुम्बा देवड़ा, नाम लिखाया आपको, ठीक है। तो लुम्बा देवड़ा क्या है? देवड़ा, जैसे कि ये यहाँ पे सोनगरा शाखा है, उसी प्रकार से देवड़ा एक शाखा है। लुम्बा उसका नाम है, लेकिन देवड़ा उसकी शाखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है कि ये एक सोनगरा भी एक शाखा है। ये जो आप जहां पे जालोर की स्थापना की थी ना, ठीक है, कहां पर जालोर की स्थापना की थी, वहां पे जो पर्वत था
वो कौन सा था? सुवर्ण पर्वत। कौन सा? सुवर्ण पर्वत कहते हैं। जो भी सोने के जितने भी पर्यायवाची होते हैं वो सारे के सारे उसके पर्यायवाची है किले के नाम के। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, कुछ भी आता है आपके, सोने के जितने भी पर्यायवाची हैं उस किले के उतने पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके? जहां पे सोनगढ़ शाखा की स्थापना की थी, यानी किला बनवाया था इसने, जालोर का किला बनाया था कीर्तिपाल ने। उसके बाद जो है उदय सिंह ने उसका पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, मैं बात करूंगा सोनगढ़ शाखा का संस्थापक था कौन? अपना कीर्तिपाल। ठीक है, इतना लिखो। ठीक है, इतनी बात हो गई, आगे बढ़े। ठीक है, मैं बात कहूंगा, एक राइटर था अपना मोहनोद नैणसी। इनकी एक पुस्तक थी, क्या नाम था उसका? उसका नाम था नैणसी ख्यात। नैणसी ख्यात। मूलत नैन से अपनी पुस्तक नैन से ख्यात के अंदर कीतू को क्या बताते हैं? कीतू एक महाराजा है। अब कीतू देखो, जैसे कि अपना सोना बाबू, जैसे कि कोई होगी मान लो जिसको भी आप संबंध बनाते हैं किसी के साथ प्रेम कहानी के अंदर, जैसे आप सोनू बाबू कहते हैं तो प्यार से अपने मूलत नैन सी कीर्तिपाल को कीतू कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा नाम जितेंद्र है तो मेरे को जीतू बोल सकते हैं, तो जैसे कीर्तिपाल को कीतू बोल सकते हैं। तो जो मूलत नैन सी है वो अपनी पुस्तक नैन सी ख्यात में कीर्तिपाल को क्या बोलते हैं? कीतू एक महान राजा। ये बात लिख लेना कि मोहम्मद नैन्सी अपनी पुस्तक नैन्सी विख्यात में कीर्तिपाल को कीतू एक महान राजा कहते हैं। ठीक है, उसके आगे लाइन लिखना है एक और, सुंदा पर्वत। सुंदा पर्वत, सुंदा पर्वत है मेरे हिसाब से ना। हाँ हाँ, सुंदा पर्वत ही तो है। सुंदा पर्वत का अभिलेख, सुंदा पर्वत का अभिलेख कीर्तिपाल को राजशेखर कहता है। क्या बोलता है? राजशेखर। वो जयपुर वाला राजशेखर अलग है, ये वाला अलग है, कीर्तिपाल अलग है, वहां पे सवाई मान सिंह है, सवाई जय सिंह है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कौन है? कीर्तिपाल है। तो ध्यान रखना, ये थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें जो है गड़बड़ हो जाती है, को राजशेखर कहता है। ये तो बात हो गई अपने कीर्तिपाल की। अब इसके बाद में एक और आ जाता है, वो है समर सिंह। तो इसके आगे लिखो समर सिंह, हेडिंग डालो समर सिंह। क्या डालोगे? समर सिंह। अब देखो, इनका शासन काल अपन को मिलता नहीं है, अगर मिलता तो मैं भी आपको लिखवा देता, और इतना इंपोर्टेंट भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाता। और जो मैंने बता रखा है 600 से लेकर 1200 ईस्वी तक डार्क हिस्ट्री है, जहाँ के बहुत ही कम साक्ष्य मिलते हैं। कुछ जो भी छोटी मोटी बातें हैं उनको जोड़ जुड़ा के हिस्ट्री बनाई गई है। तो यहाँ पे ये हेडिंग डालो समर सिंह। समर सिंह, ठीक है। तो इसने भाई ने क्या किया था? मैंने कहा था जालोर का दुर्ग का निर्माण हो रखा है पहले से, लेकिन इसने क्या है, जालोर का जो दुर्ग था उसका पुनः निर्माण करवाया। क्या करवाया? जालोर के दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। जालोर के दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और बात आती है कि जो पृथ्वीराज तृतीय था, उसने जो तराइन का युद्ध हुआ था ना, उसमें इसने साथ दिया था। कौन सी? तराई के द्वितीय युद्ध में। लिख लेना, समर सिंह ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय का साथ दिया था। ठीक है, जो तराइन का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज
तृतीय के बीच में उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर उसके बाद एक बात बात और है, उसके बाद एक और बात है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था लीला, लीला देवी। क्या नाम था? लीला देवी। कहीं कहीं पे जो है केला देवी लिखा हुआ आता है, वो केला देवी नहीं है, वो लीला देवी है, ठीक है। मैं लिखा रहा हूं, इसका मतलब लीला देवी है। उस जो लीला देवी था, तो लीला देवी का विवाह, या ऐसा लिखना अपनी पुत्री, ठीक है ना, वरना और कंफ्यूज हो जाओगे लीला देवी कौन थी। अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह भीम सिंह सेकंड से करवाया। अब ये भीम सिंह सेकंड कौन है, जानते हो? याद आ रहा है कुछ? ये वही है, कौन है? नागौर वाला, इच्छनी देवी वाला भीम सिंह सेकंड, जिसको जो इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजा था, वही। हाँ वही है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना समर सिंह। इसके बाद एक और राजा बनता है अपना, उसका नाम है उदय सिंह। उदय सिंह, हेडिंग डालो उदय सिंह, ये लिख लो सबसे पहले तो। लिख लो जल्दी से। लिख लिया होगा? चलो यहीं पे लिखा देता हूँ, ठीक है, लिख लो इसको। कि जो उदय सिंह था ना, तो उदय सिंह ने क्या किया था, देखो एक बात बताता हूँ मैं। जो ये उदय सिंह था, इसने नाडोल और मंडोर जीता। अब ये जो बात हम सुनते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो नाडोल तो जीत लिया, पास में था, लेकिन मंडोर कहीं लेबा खाई, मंडोर कहीं लेबा गियो रे, ठीक है, कहीं खाबा गयो, ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर, कहीं खाबा गयो। तो मंडोर इसलिए गया, देखो मैं बताता हूँ, जो नाडोल वाले थे ना, अब नाडोल वालों ने, इसने बेसिकली इसने किसी एफर्ट नहीं लगाया मंडोर को जीतने के लिए, कोई एफर्ट नहीं लगाया इसने, किसने? उदय सिंह ने। जो नाडोल वाले थे, उन्होंने पहले से ही जो है मंडोर पर अधिकार कर रखा था, ठीक है। अब जब इल्तुमिश ने आक्रमण किया, किस पे? नाडोल पे। जब नाडोल पे आक्रमण करेगा, तो मंडोर भी ऑटोमेटिक जीत लिया उन्होंने। अब जब इल्तुमिश ने वापस कहां पे आक्रमण किया? जालोर के ऊपर। तो जालोर में जब जालोर पे आक्रमण किया, तो इल्तुमिश को हरा दिया किसने? उदय सिंह ने। तो ऑटोमेटिकली नाडोल और जो अपना मंडोर है, उस पर अधिकार किसका हो जाएगा? उदय सिंह का। तो यही लिख लो, इल्तुमिश की सेना को हराया, इल्तुमिश की सेना को हराया तथा, तथा मत लिखो, वह लिखो, वह नाडोल तथा मंडोर जीता, ऐसे लिखो। ये जो है ना, ये दोनों को जोड़ देता है, कि ये वाली जो घटना है और इसको, ठीक है, साथ में कन्वर्ट रखता है, या जोड़ते रह, स्प्लिट नहीं करता, ठीक है। मैं बात करूंगा अगली बात की, तो इसकी भी एक पुत्री थी। पुत्री की बात बाद में करूंगा। जो अपना मेवाड़ था, ठीक है, उसके शासक थे एक जेतर सिंह। अब देखो जेतर सिंह का नाम लेते ही आप सीधे चले जाओगे, ये अपने इसके हमीर के पिता जो जेतर सिंह थे, ठीक है, रणथंभौर वाले, वहां पर नहीं जाना। जेतर सिंह अपना मेवाड़ वाला है, ठीक है। अब जेतर सिंह ने आक्रमण किया होगा यहाँ पे, किस पे? उदय सिंह के पास। तो उदय सिंह ने कहा यार बड़ा भैड़ा भैड़ा, हाँ आराम रहे हो, शासक है ना, कट जरूरत है लड़वा की, आओ बैठो संधि करते हैं, समझौता करते हैं। अब मैंने कहा रखा है, कह रखा है कि इतिहास के अंदर जब जब संधियां हुई है, जब जब समझौता हुआ है, तब तब शादियां हुई है, ठीक है। तो यहां पर भी शादी होगी, किसकी? अपने जो उदय सिंह की पुत्री थी, उसका नाम था रूपा देवी। मेला फिल्म वाली नहीं है ये है यहाँ पे उदय सिंह वाले, ठीक है, रूपा देवी। रूपा देवी वेट्स यानी संघ। कौन आएगा यहाँ पे? उदय सिंह तो आएगा नहीं, उदय सिंह का एक बेटा था जेत्र सिंह। कौन था? जेत्र सिंह। तो यहाँ पे लिख लेना, रूपा देवी कौन थी? उदय सिंह की पुत्री, उदय सिंह की पुत्री। और जेत्र सिंह कौन था? तेज सिंह था यहाँ पे, जेत्र सिंह तो वो अलग है, ठीक है। तेज सिंह, तेज सिंह ये किसका पुत्र था? जेत्र सिंह का पुत्र।
जयत सिंह का पुत्र। यहां तक कहानी लिख लो। फिर तुम इसकी सेना को हराया, और जो रूपा देवी है उसका विवाह किससे कराया? तेज सिंह से, जो कि किसका पुत्र था? जयतर सिंह का। जल्दी से कहानी लिखो। और हाँ, एक और कहानी लिख लेना इसके अंदर, वो एक और चीज कहां लिखा हूं मैं, यहाँ पे लिख लो। चलो उसको हटा ही देता हूँ, ऊपर वाले को हटा दूं मैं। छोटी सी बात है, ज्यादा मोटी नहीं है। आपने लूण जी न रहे हो। यहाँ पे लिख लेना, इसके नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख लेना। गुजरात के लवण प्रसाद को हराया। गुजरात के लवण प्रसाद को हराया। अब नाम लूण जी होला, लेकिन इतिहासकार लगे भूडो लाग दिया था, लूण प्रसाद लिख दिया। नहीं तो अपने गांव में तो मिल ही जाएगा, लूण जी मिल जाएगा, खेत जी मिल जाए, गड़ा मिल जाए नाम है, ठीक है। लेकिन इतिहासकार थोड़ी इज्जत इज्जत आगे खातर कि वो ठीक है, लूण जिन लवण प्रसाद कर दो। लिख लो जल्दी से। लिख लिया होगा। इसके बाद भाई एक और आ जाता है। देखो इसको पढ़ाते नहीं है, लेकिन आरपीएससी ने एक बार क्या है पूछ लिया कि बलबन और नासरुद्दीन ने जो है जालोर के किस शासक के ऊपर आक्रमण नहीं किया था। अब उस समय क्या है, टाबरों ने क्या है कि माथे पकड़ लिए कि आरपीएससी एड है, मतलब ऐसे सवाल तो मत पूछ। मतलब मारना चाहती थे ऐसे ही मार दे भाई, अगर सिलेक्शन नहीं करवाना है तो ऐसे ही बोल दे कि भाई हम तुमको नहीं लेना चाहते। ऐसे सवाल देके क्या क्या साबित क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा साबित कुछ नहीं करना चाहता, देखो बता रखा है हमने कि जो 10th और 12th के बोर्ड होते हैं वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, ठीक है, 40 नंबर 40% क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जिससे वो जो विद्यार्थी है वो पास हो सके। लेकिन यहाँ पे जो एग्जामिनर है कंपटीशन एग्जाम की लाइन के अंदर 100 के 100% ऐसे पर्सन दिए जाते हैं जहां से अभ्यर्थी को बाहर किया जा सके, ठीक है, तो ऐसे पर्सन तो जायज है। तो एक और अपना शासक आता है, इसलिए इसको पढ़ लेते हैं वरना पढ़ते नहीं थे पहले। चाचिंग देव। चाचिंग देव, इसकी क्या खासियत बात है कि ये जो है नसरुद्दीन तथा बलबन बलबन के समकालीन। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं, लिख लो इसको भी। लिख लो जल्दी से, छोटी सी बात है। इसके बाद एक राजा और बच जाता है, उसके बाद जो है अपनी क्लास खत्म कर देंगे हम, ठीक है। कौन बच जाता है? उसका नाम है अपने सामंत सिंह। कई बार जानकारियों को जोड़ना अच्छी बात होती है, लेकिन ज्यादा ही ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं होती है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि ये सामंत सिंह वो मत समझ लेना जिसको मतलब कि कीर्तिपाल ने आया था, चित्तौड़ का नहीं, जालोर का शासक है, ठीक है। कौन है? सामंत सिंह। तो इसकी क्या खासियत बात रही तो मैं कहूंगा, नाम सुना होगा आपने जलाउद्दीन खिलजी, अभी इतनी देर से हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। जलाउद्दीन खिलजी, वो मैंने आपको बताया था कि जब उसने हमीर पे आक्रमण किया था, उसने 2 बार आक्रमण किए थे। एक तो था अपने 1290 के अंदर और एक था अपना 1292 के अंदर। जब ये पढ़ाया था मैंने तभी मैंने आपको बता दिया था एक बार, लेकिन आपको याद ना हो तो एक बार फिर से बता देता हूं कि 1290 के अंदर जब आक्रमण किया तो जहीन दुर्ग पर इसने अधिकार कर लिया था। किसने? जलाउद्दीन खिलजी ने। जलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण मतलब अधिकार कर लिया था, लेकिन गुरुदास सैनी ने वापस अधिकार कर लिया, भगा दिया यहाँ से। अब आपको क्या लगता है 1990 के अंदर वापस गया दिल्ली है और 1992 के अंदर वापस आया? भाई जाते जाने में टाइम आने में टाइम लगता है, अपन ऐसे पढ़ लेते हैं कि गए। हवाई जहाज प्लेन तो नहीं थी, ठीक है, टिकट बुक कराई कि चल दी है, ऐसा तो था नहीं। जाने और आने में टाइम लग जाता है 2 ढाई साल का।
तो इसने, ये इधर नहीं आया था, ये बेसिकली इधर गुजरात अभियान की तरफ आया था। तो ये जा रहा था, तो इसी बीच में जो है किससे भिड़ंत हुई थी अपने, ये सामंत सिंह था ना, इसी से भिड़ंत हो गई थी। ठीक है ना। अब देखो 1181 के अंदर ये स्थापना कर रहा है कौन है, अपना कीर्तिपाल। तो 1181 से लेकर 1290 तक, मतलब कि कितने, 110 एक साल का फर्क है। इतने ज्यादा तो हमने पढ़ लिया, और बाकी तो कुछ तो पढ़े ही नहीं अपन ने। 25-25 साल का, 20-20 साल के, 15-15 साल के शासनकाल मानोगे तो भी हो जाएंगे, ठीक है, पहुंच जाएगा वहां तक। तो मैं कहूंगा जलाउद्दीन खिलजी को सांचौर। अब सांचौर इसलिए लिखवा रहा हूं कि नया जिला बन चुका है, ठीक है, और बोलोगे कि नया जिला, जो कि है बेसिकली जालोर में ही, ठीक है। सांचौर ब्रैकेट में लिख लेना, जालोर से वापस भेज दिया कि भाई आगे रास्ता बंद है, निर्माण कार्य जारी है, ठीक है, और असुविधा के लिए खेद है। तो इसकी जो सहायता है वो एक आदमी ने की थी, किसकी भाई, सामंत सिंह की। जलाउद्दीन खिलजी आ रहा है, थोड़ी बहुत साथ चाहिए तभी तो उस पे मान लो कि रोब जमा पाएंगे। तो इसकी अपना था वो सारंग सिंह, सारंग सिंह बाघेला। ये कहाँ का शासक था, तो मैं कहूंगा ये गुजरात का शासक था। मैं कहूंगा देखो, एक मोदी के साथ अभी भी एक नेता फिरता है, मतलब कि नेता थे, ठीक है, वो अपने मोदी से पहले गुजरात के सीएम थे, ठीक है। वो नरेंद्र मोदी भी अपने उसको गुरु मानता है, ठीक है। उसका वो भी वो जी वो अपने सरनाम जो है, सरनेम जो बाघेला बाघेला लगाता है, ठीक है। नाम याद आएगा तो कमेंट कर देना, ठीक है, मुझे तो अभी याद नहीं है, ठीक है। वो जो नरेंद्र मोदी उसको गुरु मानते हैं बाघेला, वही है ये बाघेला, एक जाति है, ठीक है, उसके अंदर सारंग सिंह बाघेला गुजरात से थे, और इन्होंने साथ दिया किसका, सामंत सिंह का। अब इससे जो आगे आ जाता है अपना कान्नड़ दे, ठीक है, उसके बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो कल पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है अपना। इतनी ही क्लास लेंगे आज, जो है 1.25 घंटे की क्लास नहीं होगी, 55 मिनट की तो हो गई है, लेकिन 1 घंटे की नहीं होगी, मतलब 1 घंटे से ज्यादा नहीं होगी आज, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। तो ध्यान रखिए अपना और अपनों का, तब तक के लिए टेक केयर कहूंगा मैं, बाय। लिख लीजिए ये जो चीज है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, बाय।